जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका अपना मित्र TCG। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान को मोटे तौर पर हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया। उन 4 भौतिक प्रदेशों में नंबर 1 पे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पूर्व वाली जो क्लास है उसके अंदर पढ़ा, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है या राजस्थान का भौतिक विभाजन है, ये बहुत बड़ा पार्ट है और इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। यानी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक में आज एक और महत्वपूर्ण क्लास हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं? भारत में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है यानी थार का मरुस्थल, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों में है, इन सब के बारे में हमने डिटेल चर्चा पिछली क्लास में कर ली। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी हो तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, राजस्थान ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास आप अच्छे से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में डिवाइड करके हमने अध्ययन किया, जिसमें शुष्क मरुस्थल प्रदेश, पहला शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा पार्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यदि भूगोल की परिभाषा में या भूगोल के आधार पर हम कहें तो उसको शुष्क प्रदेश को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, हम्माद, रेख और इर्ग। इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल से चर्चा की। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है उन सब पे हमने चर्चा की। आज हम उसी का दूसरा पार्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इस मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पहले 2 भागों में डिवाइड किया। एक था शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा इसी में अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है मित्रों, तो ये जो शुष्क मरुस्थल है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हमने डिटेल चर्चा इसकी पिछली क्लास में कर ली। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आइए, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु रहने वाला है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे सेमी डेजर्ट के नाम से जानते हैं, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल या सेमी डेजर्ट, सेमी डेजर्ट।
ये सेमी डेजर्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान को 4 मुख्य भागों में हमने डिवाइड किया था, जिसमें एक हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा जो पार्ट होता है ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा ये जो पार्ट दिख रहा है उसे हाड़ौती के पठार के नाम से या दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय या पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, इस प्रकार से 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें से हमने एक पार्ट यानी 4 भागों में से एक पार्ट जिसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, और शुष्क मरुस्थल जो प्रदेश है उसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया, शुष्क मरुस्थल का। आज हम ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी यहाँ से लेकर के इधर ये इसके बाहर से जो ये हिस्सा है यहाँ तक अरावली पर्वतमाला के तक का जो हिस्सा है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। मित्रों ये हम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यहाँ से लेकर अरावली यानी अरावली के ऊपर से जो गुजरने वाली रेखा होती है जो राजस्थान को 2 समान जलवायु खंडों में विभक्त करती है, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा। इन सब के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये हमारे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर के 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का जो पार्ट होता है, मध्य का भाग होता है, इसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। पिछली क्लास में भी हमने इसको बारे में चर्चा कर ली थी। तो पहला प्रश्न बन जाता है कि ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो किन किन समवर्षा रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब देखिए मित्रों, ये जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को अभी मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं क्योंकि आज हम केवल अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश था, इसको मैंने पूरी तरह से हटा दिया। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो सीमा है मरुस्थल से इधर, यानी इधर ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, यहाँ से प्रारंभ होती है यहाँ तक, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको पूर्णतः मरुस्थल के नाम से, मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ा शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हम 4 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे, 4 पार्टों में इसको डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। और वो जो 4 पार्ट हैं उनके नाम क्या हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों आइए देखेंगे। नंबर 1 पार्ट मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। 2 नंबर पे ये पार्ट डिवाइड कर दिया।
3 नंबर ये वाला पार्ट हो गया और 4 नंबर वाला ये वाला पार्ट हो गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर का पार्ट यानी 1 नंबर जो मैंने किया है, इसको हम घग्गर बेसिन यानी अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, इसके अंदर बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं। उन नदियों के आधार पर हमने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है घग्गर बेसिन। नाम से पता चल रहा होगा कि इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो है घग्गर नदी। अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट हो गया, इसी का दूसरा पार्ट हो गया शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, इस शेखावाटी बेसिन को आंतरिक अपवाह बेसिन भी कहते हैं। आंतरिक अपवाह बेसिन के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक अपवाह बेसिन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा 3 नंबर पार्ट, जिसका नाम नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। और 4 नंबर पे हम अध्ययन करने वाले हैं, 4 नंबर पे जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, उस नदी के नाम से लूनी बेसिन। लूनी बेसिन। इस प्रकार से जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसके 4 पार्ट हो गए। नंबर 1 पे अर्धशुष्क मरुस्थल, ये तो संपूर्ण अर्धशुष्क मरुस्थल में शामिल होता है पूरा पार्ट। इसमें नंबर 1 पे है घग्गर का बेसिन, 2 नंबर पे शेखावाटी बेसिन या आंतरिक अपवाह बेसिन, नंबर 3 पे नागौर उच्च भूमि और नंबर 4 पे लूनी बेसिन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इस अर्धशुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अभी मैप के अंदर हम देखेंगे ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसमें पहला पार्ट घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। सर्वप्रथम तो हमें याद रखना है, घग्गर बेसिन यानी ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, इसके अंदर सबसे मुख्य नदी घग्गर नदी है, यानी घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। ये जो घग्गर नदी है, इसको ध्वस्वती या सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। इसी का है, इसका सरस्वती बेसिन भी कह सकते हैं। सरस्वती बेसिन इसका पौराणिक नाम है। ध्वस्वती या सरस्वती के नाम से भी इसी नदी को जानते हैं, घग्गर बेसिन। अब ये जो घग्गर बेसिन है, घग्गर का जो मैदान है वो राजस्थान के मुख्य तौर पर, यदि अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो इसमें 4 जिले हमारे होते हैं, 3 जिले, जिसमें एक जिला हो गया हमारा यहाँ पे श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। दूसरा इधर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। पहले केवल 2 ही जिले इसके अंदर शामिल होते थे। घग्गर बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल होते थे? पहले की बात करें तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दूसरा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इस प्रकार से 2 जिले शामिल थे, लेकिन नवीनतम जिलों के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पे एक और जिला शामिल हो जाता है, जिसे अनूपगढ़ के नाम से जानते हैं। अनूपगढ़।
ठीक है मित्रों, तो सर्वप्रथम देखो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा कि जो घग्गर बेसिन है, ये जो घग्गर बेसिन है वो घग्गर नदी का जो अपवाह तंत्र है या अपवाह क्षेत्र है, वैसे हम अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे उस समय भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर जो घग्गर बेसिन है वो कौन कौन से जिलों में स्थित है। तो एक तो हो गया श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा जिला, नवीनतम जिला यानी नया जो जिला बना है वो हो गया अनूपगढ़। ठीक है, अब इस बेसिन की बात करें, जो ये घग्गर का बेसिन है, इस बेसिन की बात करें तो यह राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र माना जाता है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। प्राचीन समय में यहाँ पे बहुत कम मात्रा में, यानी प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय के अंदर यहाँ किसी भी प्रकार का सिंचाई का कोई सोर्स नहीं था। घग्गर नदी, बहुत पहले की बात करें तो घग्गर नदी जो बहती थी उसी के पार्ट में थोड़ी बहुत सिंचाई होती थी, लेकिन अब ये जो घग्गर नदी है इसको मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी यह समाप्त प्राय हो गई है। यह जो घग्गर नदी है वो समाप्त प्राय हो गई। तो यहाँ पर का जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, यह क्षेत्र एक प्रकार से कहें तो नदी का जो बेसिन है वो यहाँ पर समाप्त सा हो गया, लेकिन फिर भी इसको सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र माना जाता है। उसका कारण यहाँ पे दो नहर, यहाँ पे दो प्रमुख नहरें, जिसमें एक होती है इंदिरा गांधी नहर IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक फायदा हुआ है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले को। तो ये IGNP है, इंदिरा गांधी नहर होगी एक तो, और दूसरी नहर होती है गंग नहर, गंग नहर। ये दो नहरें निरंतर यहाँ पे सिंचाई का कार्य कर रही हैं, इसलिए शुष्क प्रदेश में होते हुए भी या अर्ध शुष्क प्रदेश में होते हुए भी यह राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहलाता। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो ये घग्गर बेसिन का ही जो क्षेत्र है वही कहलाता है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो घग्गर नदी है कुछ शब्दावली हैं उसके बारे में ध्यान देंगे। ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का जो पार्ट है, इस घग्गर नदी का जो पार्ट है यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र होता है, उस अपवाह में हनुमानगढ़ जिले की बात करें, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, तो इस हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पार्ट को, घग्गर नदी के पार्ट को नाली के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नाली क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी का जो पार्ट है विशेष तौर पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे नाली कहा जाता है। इसके साथ साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ये घग्गर जो बेसिन है, ये जो घग्गर बेसिन है, इस घग्गर बेसिन में सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मुख्य जो समस्या है वो है सेम की समस्या। ये सेम क्या होता है इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारी नहर होगी IGNP या फिर गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर गंग नहर। अब इस नहर के अंदर यहाँ से जल जाएगा, जल बड़ी मात्रा में पानी जाता रहता है, तो ये जो पानी होता है इसका नीचे की तरफ रिसाव होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, रिसाव। और इस क्षेत्र के अंदर थोड़ी गहराई पे जाते हैं तो वहाँ पे कठोर भूमि पाई जाती है, या हम कहें कि यहाँ पे जिप्सम की मात्रा, जिप्सम भी पाया जाता है नीचे। इस वजह से ये जो पानी का रिसाव होता है
ये पानियों का रिसाव नीचे होगा, लेकिन अंततः पानी है वो ऊपर की ओर आने लग जाता है, ऊपर की, यानी ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल के ऊपर जैसे ये नहर बह रही है, ये जो नहर है इसका जो पानी है वो नीचे जाता है, तो धरातल के नीचे जाने पर यहाँ की धरातल के आसपास की जो भूमि है वो दलदली हो जाती है, दलदली हो जाती है, और इतनी दलदली हो जाती है कि यहाँ पे खेती करना एक प्रकार से असंभव सा है, यानी सफल नहीं हो पाता है कृषि कार्य। इस कारण से ये जो सेम की समस्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सेम की समस्या राजस्थान के कौन से जिलों में है, तो आपको ध्यान रखना है गंगानगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है, श्रीगंगानगर में और हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ के अंदर भी यदि बात करें तो बडोपल नामक एक स्थान है, प्रॉपर स्थान की बात करें बडोपल, ये जो बडोपल स्थान है हनुमानगढ़ के अंदर आता है, यहाँ पे सेम की सबसे ज़्यादा समस्या है। वैसे तो इन सभी जिलों में है, तीनों जिलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या की बात की जाए, जिला पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिला हो गया, उसके बाद में श्रीगंगानगर हो गया, और प्रॉपर लोकेशन की बात की जाए तो बडोपल नामक जो स्थान है जो हनुमानगढ़ के अंदर है, वहाँ पे सेम की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इसी का, यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका दूसरा पार्ट जिसका हम अध्ययन करेंगे, ये जो दूसरा पार्ट है आपको मैप में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर ली है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, चलो अब देखेंगे हम दूसरा पार्ट, यानी जो पहला पार्ट था वो था हमारा घग्गर बेसिन, क्या था हमारा घग्गर बेसिन। अब हम अध्ययन करने वाले शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन जिसे आंतरिक अफवाह बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र, इसमें जो नदियां हैं वो आंतरिक रूप से बहने वाली हैं, यानी इनका जो जल है वो ना तो अरब सागर में गिरता है, और ना ही बंगाल की खाड़ी में इनका जल जा पाता है, यानी वहीं पर ये समाप्त हो जाती हैं। इन्हें आंतरिक अफवाह के नाम से भी, अफवाह बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे शेखावाटी बेसिन की। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो शेखावाटी बेसिन है वो कौन कौन से जिलों में शामिल, यानी इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम इधर चूरू, इसके बाद में सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद में नया जिला नीम का थाना, और इसके अंदर जो नागौर है, नागौर का एक लाडनू क्षेत्र है, उसको भी इसी में शामिल किया जाता है। इस अफवाह तंत्र के, यानी शेखावाटी बेसिन है, इसके अंदर इसको भी शामिल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य तौर पर इस पे जिले पूछे जाएं तो इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा पार्ट इसमें लाडनू जो है वर्तमान में डीडवाना जिला है, डीडवाना, उस डीडवाना जिले का पार्ट है। तो सबसे पहले तो ये आपके प्रश्न बनेगा कि जो शेखावाटी बेसिन है या आंतरिक अफवाह बेसिन है वो कौन कौन से जिलों में फैला है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हो गया हमारा चूरू, दूसरा हो गया सीकर, तीसरा हो गया झुंझुनू, और चौथा हो गया
चौथा जिला जो हो गया वो हो गया हमारा नवीनतम जिला नीम का थाना, नीम का थाना। यदि एक्यूरेट आपसे संख्या पूछी जाए कि कितने जिले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इसके अंदर 4.5 जिले होते हैं। अब आधा जिला कौन सा होगा? 4.5 जिले का अर्थ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लाडनू का भी, लाडनू जो है वो उसका जो पार्ट भी इसमें शामिल किया जाता है शेखावाटी बेसिन में। ठीक है मित्रों, मुख्य 4 जिले हो गए और थोड़ा सा पार्ट लाडनू जो डीडवाना का हिस्सा है, वर्तमान समय में डीडवाना जिला है ना, उसका हिस्सा है, इसको भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से 4 पूर्ण जिले हो गए और थोड़ा सा पार्ट डीडवाना जिले का जो लाडनू क्षेत्र है उसको भी शेखावाटी बेसिन में शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रहेगा। इसके बाद में इसी में हम चर्चा करते हैं कि ये जो शेखावाटी बेसिन है, इस शेखावाटी बेसिन के अंदर जो घास के मैदान होते हैं, घास के जो मैदान हैं उन्हें बीड के नाम से जानते हैं। एक और विशेषता है, इसको ध्यान रख लेना। कौन सी विशेषता होगी? बीड। ये बीड क्या होते हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है बीड, बीड क्या है? यानी हम बात करें शेखावाटी प्रदेश की या शेखावाटी का जो बेसिन है वहाँ की, तो वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर बात करें शेखावाटी बेसिन की, तो वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम बीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस घास के मैदान के भी 2 पार्ट हो गए। ये जो बीड है, एक तो बीड हो गया, ये बीड तो हमारे जो शेखावाटी बेसिन है, शेखावाटी बेसिन के जो हरियाणा के पास में जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, यानी पूर्व की तरफ के जो घास के मैदान हैं उन्हें बीड के नाम से, स्थान विशेष से भी पूछा जा सकता है। यानी शेखावाटी बेसिन के प्रश्न बनेगा कि शेखावाटी बेसिन के पूर्व में जो घास के मैदान है उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना है बीड के नाम से। और इसी प्रकार से जो पश्चिमी शेखावाटी क्षेत्र है, यानी इधर शुष्क मरुस्थल की तरफ, तो वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें छप्पर के नाम से जानते हैं, छप्पर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। घास के मैदान जो शेखावाटी के पूर्वी प्रदेश में होते हैं उन्हें हम बीड के नाम से जानते हैं, और शेखावाटी बेसिन के पश्चिमी दिशा में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें छप्पर के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाए, ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है, इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो रहेगा हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके अंदर कुचामन डीडवाना, संयुक्त रूप से बोलेंगे कुचामन डीडवाना और नागौर जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ से ध्यान रखना है, नागौर उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि है 3 नंबर पे हम अध्ययन कर रहे हैं नागौरी उच्च भूमि। तो ये जो नागौरी उच्च भूमि है वो एक तो कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना और दूसरा नागौर। मुख्य तौर पर ये 2 जिले इसके अंदर शामिल होते हैं, कुचामन डीडवाना और नागौर। इसके अंदर हम बात करें तो ये जो नागौरी उच्च भूमि है, ये जो नागौरी उच्च भूमि है, इस नागौरी उच्च भूमि के अंदर सर्वाधिक मात्रा में संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें जैसे आप देखोगे सांभर,
वैसे सांभर 3 जिलों के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हम देखें नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सांभर खारे पानी की झील होगी, सांभर होगी, डीडवाना होगी और कुचामन होगी। सांभर, डीडवाना, कुचामन, ये जो हैं ये खारे पानी की झीलें इसी क्षेत्र में बहती हैं। एक आपने देखा होगा, सुना होगा डेगाना, ये चारों खारे पानी की जो झीलें हैं, और भी छोटी मोटी झीलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सबसे मेन जो विशेषता होगी वो खारे पानी वाली झीलें नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक पाई जाती हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पे ये जो खारे पानी की झीलें हैं, उन झीलों की बात करें तो ये किसके अवशेष माने जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये टेथिस सागर के, यानी टेथिस सागर से इन खारे पानी की, राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते समय पहली क्लास के अंदर हमने इसकी चर्चा कर भी ली, अच्छे से कर ली थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये टेथिस सागर के ही अवशेष माने जाते हैं, ठीक है मित्रों, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो नमक उत्पादन जो होता है यहाँ पे नमक उत्पादन होता है, उसका क्या रीजन है? प्रश्न बहुत गहराई से पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो नमक उत्पादन का कारण है वो है माइका शिस्ट चट्टानें, यानी ये जो क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि, यहाँ पे माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। माइका शिस्ट चट्टान पाई जाती हैं किस क्षेत्र में? नागौरी उच्च भूमि में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि नागौरी उच्च भूमि के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइका शिस्ट चट्टानें, ठीक है मित्रों। ये जो माइका शिस्ट चट्टानें होती हैं, ये जल को और नीचे तक नहीं जाने देती हैं, और इनमें जो है खारापन आ जाता है, ये जो झील होती हैं उनमें, इस कारण से नमक का उत्पादन यहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब यहाँ एक और होता है, एक आपने बहुत बार सुना होगा कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, क्या होती है कुबड़ पट्टी या फिर इसे बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो कई बार तो सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो बांका पट्टी है या कुबड़ पट्टी है वो राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल के कौन से पार्ट का, कौन से भूभाग का हिस्सा है, कौन से भूभाग का पार्ट है? तो आपको आंसर दे देना है सीधा अर्ध मरुस्थल के अंदर नागौरी उच्च भूमि है, उसका पार्ट है। ये जो बांका पट्टी है इसको अंग्रेजी में होंच बेल्ट भी कहते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है होंच बेल्ट, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कुबड़ पट्टी कहां पे स्थित है, बांका पट्टी कहां पे स्थित है। हो सकता है इसके नाम से भी प्रश्न बन जाए कि होंच बेल्ट कहां पे स्थित है। होंच बेल्ट मीन्स कुबड़, यानी यहाँ का जो पानी होता है इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पे ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र के अंदर जो पानी होता है वहाँ पे बहुत भयंकर, बहुत बड़ी मात्रा में फ्लोराइड होता है। उस पानी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फ्लोराइड होता है, जिसके कारण फ्लोराइसिस नामक बीमारी हो जाती है। मीन्स हड्डियाँ जो होती है ना, हड्डी जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और जब हड्डियाँ बड़ी होंगी तो फिर वो शरीर में टेढ़ापन ला देती हैं, इस प्रकार से शरीर झुक जाता है और ये जो रीढ़ कमर होती है यहाँ ये टेढ़ी हो जाती है। इस कारण इसे बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं, बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इस बांका पट्टी का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो पर्वतसर है नागौर के अंदर, जो पर्वतसर जिला पर्वतसर जहाँ पे
वीर तेजाजी पशु मेला भी लगता है। उस पर्वतसर से लेकर के पीथावाला जो है, पर्वतसर, पीथावाला और पुष्कर, यहां तक पर्वतसर से लेकर के पुष्कर तक एक लंबी रेंज है। कहां से? पर्वतसर। पर्वतसर कहां पे है? नागौर के अंदर पर्वतसर। और पर्वतसर नागौर से लेकर के एक लंबी सीरीज है यहां पे पर्वतसर नागौर से, और यहां पे कहां तक? पुष्कर तक। इसका जो पानी है यहाँ इस रेंज के अंदर, यानी एक फिक्स पट्टी है, निश्चित पट्टी है, इस पट्टी के अंदर जो पानी होता है वहाँ पे फ्लोराइसिस है या फ्लोराइड की समस्या, फ्लोराइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे फ्लोराइसिस नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोराइसिस यानी हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना नामक बीमारी होती है, जिससे शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाता है और हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे कुबड़ पट्टी, कुबड़ कहते हैं या फिर बांका कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये जो बेल्ट है पूरी हॉन्च बेल्ट, इस बेल्ट को कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और पार्ट बच गया, लूनी बेसिन। यदि बात करें हम पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो है लूनी। और ये जो लूनी नदी है वो राजस्थान के अंदर पश्चिमी जो जिले हैं वहाँ पे पश्चिमी जिलों के अंदर इसका जो अफवाह होता है, जिसके कारण वहाँ पे अच्छे से कृषि कार्य वगैरह किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लूनी जो बेसिन है, लूनी बेसिन यानी लूनी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, अब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। बेसिन, बेसिन नदी का जो मुख्य जो नदी होती है, उस मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, उसके पूरे पार्ट को बेसिन के नाम से जानते हैं, यानी जहाँ पर वो नदी बह रही है उसको बेसिन के नाम से जानते हैं। तो जो लूनी बेसिन है, ये लूनी बेसिन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है, जिसमें आप बात करेंगे तो अजमेर आता है। अजमेर के बाद में हम देखेंगे अजमेर है, अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। नदी तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे, अपवा तंत्र के अंदर, लेकिन अजमेर है। अजमेर के बाद में ब्यावर, नागौर, पाली और हमारा ये जो जोधपुर है, जोधपुर, उसके बाद में बालोतरा, बाड़मेर और सिरोही तक इसका अफवाह तंत्र यानी उस बेसिन माना जाता है लूनी नदी का। ठीक है, इसके अंदर मुख्य तौर पे पहले यहाँ पे 6 जिले शामिल होते थे, अभी 7 जिले हो गए। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से होते हैं, वैसे हम इसको हम नदी वाला जो चैप्टर रहेगा वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे नदी बेसिन का जो जिक्र हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लूनी बेसिन है उसके अंदर बात करें अजमेर जिला, अजमेर का कुछ हिस्सा होता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद में ब्यावर न्यू डिस्ट्रिक्ट है, नागौर, पाली पहले से भी था। उसके बाद में जोधपुर का थोड़ा सा पार्ट आता है, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, पहले जालोर हुआ करता था, आजकल उसके स्थान पे सांचौर इसमें शामिल किया जाता है। साथ में थोड़ा सा पार्ट सिरोही तक चला जाता है। इस पूरे यहाँ पे बेसिन की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे लूनी बेसिन के अंदर 7 जिले शामिल किए जाएंगे, जिसमें थोड़ा सा पार्ट सिरोही का भी शामिल होता है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर जो विशेष तौर पे हम बात करें दक्षिण में,
लूनी बेसिन का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिण भाग में घास के जो मैदान होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? लूनी बेसिन की। लूनी बेसिन के अंदर, लूनी बेसिन, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि लूनी बेसिन है, लूनी का अफवाह तंत्र है वो कौन कौन से जिलों में है, ठीक है, 7 जिले हो गए। उसके बाद में लूनी बेसिन का के अंदर जो दक्षिणी भाग है, यानी लूनी नदी का जो प्रवाह होता है, अफवाह होता है, उस अफवाह के इधर का जो पार्ट है, दक्षिणी भाग, जिसके अंदर हम विशेष तौर पे बात करें तो सिरोही वाला जो हिस्सा है, उस साइड में जो घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों को यहाँ पर रोही के नाम से जानते हैं, रोही कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम सिरोही पड़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रोही घास के मैदान हो गए। अभी घास के मैदान कौन कौन से हुए? बीड़, छप्पर। बीड़ और छप्पर कहाँ पे थे? हमने यहाँ पे पढ़ा था। बीड़ और छप्पर शेखावाटी बेसिन के अंदर पूर्वी जो तट पे हैं उनको तो बीड़ के नाम से, और पश्चिमी तट पे जो हैं उनको छप्पर के नाम से, ठीक है मित्रों। और दूसरा घास का मैदान हमने यहाँ पे पढ़ा जो रोही के नाम से जाने जाते हैं, रोही के नाम से जाने जाते हैं। लूनी बेसिन जो है इसको भी 3 पार्टों में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके, 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें मारवाड़ प्रदेश, पहला जो पार्ट है वो आता है मारवाड़ प्रदेश। मारवाड़ प्रदेश जोधपुर, पाली, ब्यावर यानी पश्चिमी ब्यावर, केवल जोधपुर और पाली 2 डिस्ट्रिक्ट पूरी रूप कौन मारवाड़ प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हो गया इसी का, लूनी बेसिन का पहला पार्ट हो गया मारवाड़ प्रदेश। और इस मारवाड़ प्रदेश के अंदर बात करें कि मारवाड़ प्रदेश है वो एक तो हो गया हमारा जोधपुर, संपूर्ण जोधपुर जिला है ना, जोधपुर ग्रामीण है, इसको इसमें शामिल करते हैं। और दूसरा हो गया पाली। ये 2 जिले मारवाड़ प्रदेश के अंदर आते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन आंशिक रूप से हम बात करें, आंशिक रूप से पश्चिमी ब्यावर और पश्चिमी ब्यावर और दक्षिणी पश्चिमी स्किप हो गया, ध्यान रहे। इसके अंदर ब्यावर का भी थोड़ा सा पार्ट शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो जिले पूछे जाएंगे वो जोधपुर और पाली ही होता है, उसको मारवाड़ प्रदेश के अंदर शामिल करते हैं। इसका जो दूसरा प्रदेश है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो गोडवाड़ का मैदान, जो कि आपके बात करें सूकड़ी, जवाई और लूनी नदी है ना, उसकी जो सहायक नदियां हैं, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे जवाई है ना, सूकड़ी है, और सूकड़ी और जवाई, ये दोनों सहायक नदियां, और लूनी का संयुक्त रूप से जो बेसिन होता है उसे हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है। पहला प्रदेश हो गया मारवाड़ प्रदेश और दूसरा हो गया गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश की बात करें मुख्य नदियों की, तो सबसे मेन तो लूनी होगी, क्योंकि लूनी बेसिन को हम पढ़ ही रहे हैं, लूनी नदी होगी। और इसकी 2 सहायक नदियां होती हैं, एक होती है जवाई और एक होती है सूकड़ी और जवाई। इस प्रकार से दोनों नदियां इसके अंदर शामिल होती हैं, दोनों लूनी के अंदर। तो ये गोडवाड़ प्रदेश है वो 3 नदियों से सिंचित भूभाग है, लूनी, सूकड़ी और जवाई। ओके, लूनी, सूकड़ी और जवाई, इन तीनों से गोडवाड़ प्रदेश है वो सिंचित प्रदेश है। ये कृषि की दृष्टि से
कृषि की दृष्टि से देखें तो यह जो भूभाग है गोडवाड़ प्रदेश, कृषि की दृष्टि से देखें तो यह गोडवाड़ प्रदेश है, यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यदि अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर बात करें तो एक तो ये उपजाऊ क्षेत्र हो गया क्योंकि यहाँ पे नहरें हैं, यहाँ पे नहरें हैं। उसके बाद में लूनी बेसिन के अंदर, लूनी बेसिन में ये जो गोडवाड़ प्रदेश है जहाँ पे लूनी, सुकड़ी और जवाई नदियाँ हैं, इनका जो अपवात क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, हालांकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये क्षेत्र भी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है मित्रों, इसे ये जो गोडवाड़ प्रदेश है, इस गोडवाड़ प्रदेश के अंदर ही हम दक्षिणी, इसके दक्षिण दिशा की बात करें तो यहाँ पे कंगे नुमा, कंगा जो होता है ना, कंगी, बालू को कंगी करते हैं, जो कंगी नुमा पहाड़ियाँ भी स्थित हैं दक्षिण में। यदि हमारा जो ये इधर उदयपुर, सलुम्बर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट है ना, इस साइड में है ना, तो इस क्षेत्र में जो कंगे नुमा पहाड़ियाँ हैं, वो कंगे नुमा पहाड़ियाँ ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। जो ग्रेनाइट चट्टानों से युक्त कंगे नुमा पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को आपको विशेष शब्दावली याद रखनी है। उन पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है, भाकर। वैसे मुख्य तौर पे ये सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर शामिल, सिरोही और उदयपुर जो है, सलुम्बर है, उस साइड में पाई जाती हैं। इस प्रकार से कटी फटी पहाड़ियाँ होती हैं जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, उन्हें भाकर के नाम से जानते हैं। और दो प्रकार हो गए, यानी दो उप विभाजन हमने लूनी बेसिन का किया। उसमें एक पढ़ा हमने क्या, मारवाड़ प्रदेश, और दूसरा पढ़ा हमने गोडवाड़ प्रदेश। और जो तीसरा प्रदेश है वो है नेहड़ बेसिन। इसका कोई खास वो नहीं है, ये कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है या सीधी सी इसकी स्थिति, लोकेशन पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर और सांचौर जो जिला है, बाड़मेर और सांचौर जिला है, उसका जो कच्छ के रण का, नहीं सॉरी, बाड़मेर और जो सांचौर जिला है उसका जो भाग है, जो कच्छ के रण की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, उस भूभाग से घिरा हुआ है, कच्छ की हवा चलती है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रख लेना आपको, यानी जो आपके नेहड़ बेसिन है वो बाड़मेर और सांचौर जिलों में है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, बाड़मेर और सांचौर जिलों में। यहाँ पे नमकीन, क्योंकि जो कच्छ का रण है ना, वहाँ पे नमक ज़्यादा मात्रा में है, तो नमकीनी और दलदली धरातल यहाँ पे पाया जाता है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, ये था हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।